हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर। मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और हम मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सीधी जिला को आज हम पढ़ेंगे। सीधी जिला के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम सीधी जिले को पढ़ते हैं। सीधी जिले की बात करें तो सीधी जिला जो है यह किस राज्य को टच करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को टच करता है। याद रखिएगा, सीधी जिला जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य को टच करता है। और गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। राइट। जनसंख्या में यदि हम बात करें सीधी जिला का, तो जनसंख्या जो है इसका स्थान जो है जनसंख्या में 35 रैंक है। कौन सी रैंक है? 35 रैंक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व में सीधी जिला 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसकी रैंक की बात करें कि मध्य प्रदेश में इसकी रैंक क्या है जनसंख्या घनत्व में, तो 25 रैंक है। क्या है? 25 रैंक, अर्थात 21वीं रैंक है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर में यदि हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक हम इसकी जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 23.71% है। कितना? 23.71% है। लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पे 957 महिलाएं हैं सीधी जिले में। और जिसमें इसका जो रैंक है लिंगानुपात में तो 16 रैंक है, 16वीं रैंक है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में 1000 बालकों पे 914 बालिकाएं हैं, है ना। कुल साक्षरता की बात करें तो सीधी जिला जो है साक्षरता की बात करें तो इसमें 64.43% सीधी जिला की साक्षरता है। कितनी साक्षरता है? 64.43%। और इसका स्थान देखें तो साक्षरता में स्थान है 36वां, 36। पुरुष, अब देखिए कि कुल साक्षरता जो है 64.43% है। ठीक है, तो इसमें पुरुष जो है 74.44% है। और महिलाओं की बात करें तो 54.07% है। कितना है? 54.07%। इसको हम एक बार और रिवीजन के तौर पर जो है क्या है हम ब्लैक बोर्ड पे लिख कर देखेंगे और आपको समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। कुल तहसीलों की बात करें तो कुल तहसील जो है सीधी जिला में 7 तहसीलें हैं भैया राम। कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। और इन 7 तहसीलों की नाम देखें तो इन 7 तहसीलों के नाम जो है क्या है, गोपद बनास एक तहसील, चूँकि गोपद बनास नदी का भी नाम है, ठीक है, और गोपद बनास जो है क्या है तहसील का भी नाम है। एक है बाहरी तहसील। क्या है? बाहरी तहसील। एक है चुरहट तहसील। कौन सी है? चुरहट तहसील। गोपद बनास, बाहरी, चुरहट, कुसमी तहसील, मंझौली तहसील, सिहावल तहसील और एक है रामपुर नैकिन तहसील। ठीक है, तो कितनी हो गई? 7 हो गई। गोपद बनास, बाहरी, चुरहट, कुसमी, मझौली, सिहावल, रामपुर और नैकिन तहसील। आप लोग बोलते होंगे कि सर तहसील पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो कभी कभी यदि क्वेश्चन किसी भी ज़िले से यदि उठकर आ जाएगा कि कुसमी नामक, मतलब यहाँ कुछ भी यदि कुछ नया प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है, तो कुसमी नाम से यदि वह प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आपको फिर नहीं बनेगा वो क्वेश्चन कि कुसमी नामक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस ज़िले में प्रारंभ किया गया है, क्योंकि जनरली गांव के नाम से ही हो सकता है प्रारंभ कर दे। राइट, और होता ही है ऐसे ही। ठीक है, तो आप जो है क्या है इन तहसीलों के नाम याद कर लेंगे तो आपको जो है उस ज़िले से संबंधित जानकारी, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। राइट, इसलिए इनको जरूर याद करना महत्वपूर्ण है। विकास खंड की बात करें तो 5 विकास खंड हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो इसमें विधानसभा सीटें जो है सिहावल, चुरहट, सीधी और धावहानी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं कि सीधी जिले में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि एक तहसील थी गोपद बनास और एक जो है क्या है इनकी नदियों के भी नाम है गोपद बनास। तो नदी हो गई गोपद बनास नदी हो गई,
महाना नदी हो गई और सोन नदी हो गई। ठीक, तो कौन कौन सी नदियाँ हो गई? गोपद, बनास, महाना नदी और सोन नदी। भावर सेन संगम स्थल की बात करें तो भावर सेन संगम स्थल जो है यह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आ सकता है। तो भावर सेन संगम स्थल क्या है? भावर सेन संगम स्थल जो है यह सोन और गोपद नदी का संगम स्थल है। कौन सी नदी का संगम स्थल है भैया राम? तो सोन और गोपद नदी का जो है क्या है? संगम स्थल है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया चलो बताओ कि भावर सेन संगम स्थल क्या है ना? तो किन नदियों का संगम है? तो सोन और गोपद नदियों का संगम है। ठीक है। दूसरा बात क्या है? दूसरी बात ये है भैया राम कि जो बांद्रा भान है, क्या है? बांद्रा भान, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बांद्रा भान की बात करें तो बांद्रा भान जो है यह किस संगम स्थल का नाम है? तो नर्मदा और तावा संगम स्थल को बोलते हैं बांद्रा भान। प्राणहिता तो भैया आप बहुत पढ़े होंगे, प्राणहिता, राइट। तो बेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहते हैं। पंचवटी की बात करें तो पंचवटी जो है किनके संगम स्थल को कहते हैं? नर्मदा और वामन गंगा नदियों का जब संगम होता है तो हम उसको पंचवटी कहते हैं। याद रखिएगा क्या है? नर्मदा और वामन गंगा। नर्मदा और शक्कर की बात करें और प्लस सीता रेखा नदी, इनके संगम स्थल को डमरू घाटी, जो कि नरसिंहपुर ज़िले में है, हम इसको डमरू घाटी के नाम से जानते हैं। तो अब आ जाएगा कि डमरू घाटी संगम स्थल कहाँ है? तो नरसिंहपुर में है। दूसरी बात है ना, नर्मदा और ये किन नदियों का संगम है? तो नर्मदा, शक्कर और सीता रेखा नदियों का संगम है। तो आइए हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था रीवा ज़िले के बारे में, और रीवा ज़िले की बात करें तो रीवा ज़िले में हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रीवा ज़िला जो है किसको टच करता है? जल्दी से बताइएगा आप लोग, किसको टच करता है? तो यह जो है यह छत्तीसगढ़ को टच करता है। किसको? छत्तीसगढ़ को टच करता है, राइट। दूसरी बात हम क्या पढ़े थे? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हम इसमें गठन पढ़े थे। तो सीधी जिले का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर कब हुआ था भैया राम? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। ठीक है। तीसरी बात हम क्या पढ़ते? आप लोग बताते जाइएगा कि हमने पढ़ा था कि सर जनसंख्या में रीवा ज़िले का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में रीवा ज़िले का कौन सा रैंक है? तो 35 रैंक है। चलिए ठीक है, 35 रैंक है। छठ में है ना, और थर्ड में है ना, फोर्थ नंबर पे हम क्या पढ़े थे? तो फोर्थ नंबर पे पढ़े थे सर हम जनसंख्या घनत्व जो है 35 तो है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या जनसंख्या जो है क्या है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 32 जो है क्या है? 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व में रैंक क्या है? तो रैंक की बात करें तो 21st रैंक है, 21वीं रैंक है। ठीक है। देखिए जनसंख्या में 35वीं रैंक है और घनत्व में 21 रैंक है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है ना, तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो कितना है? तो मतलब कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अर्थात 2001 से 2011 के मध्य क्या रैंक रही है सीधी ज़िले की? तो इस ज़िले की रैंक रही है, हमने क्या पढ़ा था याद करिएगा भैया, एक बार पढ़ा चुका हूँ आपको। तो 23.71% कितनी है? 23.71% जो है इसकी जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। लिंगानुपात पढ़े थे हम, 7th नंबर में आ जाइए लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना है? तो हमने पढ़ा था कि 1000 पुरुषों में कितनी, जल्दी बताइए, 900, कितनी जल्दी बताइएगा, कितनी महिलाएं? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं? 957 महिलाएं। दूसरी बात शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 1000 बालकों में कितनी बालिकाएं? जल्दी से बताइए कितनी बालिकाएं शिशु लिंगानुपात में? तो थोड़ा कम है, 914 शिशु लिंगानुपात है। ठीक है। तो 957 जो है लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात 914 है। दूसरी बात
क्या थी, दूसरी बात ये थी कि साक्षरता क्या है। तो साक्षरता हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था साक्षरता, जल्दी से बताइएगा। तो साक्षरता की बात करें तो साक्षरता की बात करें तो साक्षरता जो है 64.43% है। कितनी साक्षरता है सीधे जिले की, 64.43% है। जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें मेल और फीमेल कितने प्रतिशत साक्षर हैं। इसकी बात करें तो मेल की बात करें तो मेल जो है 74.44% मेल साक्षर है। और फीमेल की बात करते तो फीमेल जो है बहुत ही कम है, इनका जो है प्रतिशत 54.07% है। कितना है, 54.07% है। कुल तहसीलों की बात करें तो कुल तहसीलें जो हैं कितनी है, 7 हैं। कुल तहसीलें कितनी हैं, 7 हैं। और इन 7 तहसीलों के नाम हमने आपको बड़े बेहतरीन ढंग से याद कराया था। तो क्या है, तो पहले तो हम बोले थे कि सर एक नदियों के नाम पर एक तहसील बनी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है गोपद बनास है। ठीक है। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात हम बोले थे कि कुसमी, क्या है, कुसमी है ना। दूसरी क्या है, कुसमी तहसील है, राइट। दूसरी कुसमी तहसील है, ठीक है। तीसरी तहसील कौन सी है, तीसरे की बात करें कि मंझौली तहसील है। कौन सी, मंझौली तहसील है, राइट। मंझौली तहसील के बाद फिर क्या है, बाहरी, ठीक है, क्या है, बाहरी, बाहरी तहसील है ना, बाहरी तहसील है, ठीक है। हमारे यहाँ झाड़ू को बाहरी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया हम भी बघेलखंड से ही हैं, राइट। तो क्या है, एक बाहरी है, तो आप ऐसे ही इसको याद रख लीजिए कि झाड़ू को बघेलखंड के साइड में है ना बाहरी बोलते हैं, राइट, झाड़ू को। तो एक तो हो गई गोपद बनास, एक हो गई बाहरी, एक हो गई कुसमी और एक हो गई मंझौली, 4 हो गई। 4 के बाद है ना हमारे पास 3 और बची। 3 कौन कौन सी है, एक है चुरहट, कौन सी है, एक चुरहट है, एक सिंहावल है, चुरहट है, सिंहावल है, और एक कौन सी है, एक रामपुर नैकिन है। कौन सी है, रामपुर नैकिन, ठीक है, कौन सी है, रामपुर नैकिन है, राइट। इसके बाद क्या बात करें, इसके बाद जो है क्या है, हमने नदियों की बात की थी। तो नदियों में हम पढ़े थे कि गोपद बनाफ नदी एक थी। कौन सी नदी थी, गोपद बनाफ नदी, है ना। और एक कौन सी थी, एक थी गोपद बनाफ नदी, एक थी सोन नदी, और एक जो है महाना नदी थी। तो हमने इनके कुछ संगम स्थलों को पढ़े थे। तो जल्दी से बताइएगा, मैं आप लोगों को संगम स्थल का नाम दूंगा, आप लोग नदियों का नाम दे देना। नहीं, ऐसा करते हैं, मैं नदियों का नाम दे रहा हूँ, आप संगम स्थल का नाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कि जहाँ पे सोन नदी मिलती है, कौन सी नदी, जहाँ पे सोन नदी प्लस गोपद नदी मिलती है, तो उसके संगम स्थल को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, सोन नदी और गोपद नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं, बताइए बताइए, राइट, क्या कहते हैं, भावर सेन संगम स्थल। क्या कहते हैं भैया राम, भावर सेन संगम स्थल कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि बताइएगा कि नर्मदा और तवा के संगम स्थल को क्या कहते हैं, क्या, नर्मदा, नर्मदा प्लस तवा के संगम स्थल को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या है, क्या है, क्या सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा, राइट राइट, बांद्रा भान कहते हैं, राइट, बांद्रा, बांद्रा भान कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बांद्रा भान, बांद्रा भान कहते हैं। तो नर्मदा प्लस तवा बांद्रा भान, सोन गोपद, सोन गोपद जो है भावर सेन, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि वेनगंगा और वर्धा के मिलन को क्या कहते हैं, वेनगंगा प्लस वर्धा नदी, वर्धा नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं, तो वर्धा नदी के संगम स्थल को, अब तो बहुत ही सरल है, प्राणहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं कि नर्मदा और यदि वामन गंगा मिल जाएं तो इनके संगम स्थल को क्या कहते हैं, क्या है, नर्मदा प्लस वामन गंगा, राइट, नर्मदा प्लस वामन, एक सेकेंड,
एक सेकंड रुकिएगा। वामन गंगा, है ना। नर्मदा प्लस वामन गंगा के संगम स्थल को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? पंचवटी पढ़े थे सर हम, क्या पढ़े थे? पंचवटी पढ़े थे, राइट। पांचवी बात क्या है कि नर्मदा, एक हम क्या पढ़े थे? डमडम डमरू, और डमरू है तो क्या त्रिनेत्रधारी कौन रहते हैं? भगवान शिव रहते हैं। और त्रिनेत्रधारी जब भगवान शिव रहते हैं तो याद रखिएगा डमरू से कि 3 नदियों का संगम रहेगा। कौन सी? तो एक हो जाएगा नर्मदा नदी, प्लस दूसरी हो जाएगा शक्कर नदी जो कि नर्मदा की ही सहायक नदी है, शक्कर नदी, प्लस एक हो जाएगा सीता रेखा नदी। कौन सी? सीता रेखा नदी। जब ये तीनों मिलती हैं आपस में तो डमरू घाटी का निर्माण होता है। क्या होता है? डमरू घाटी संगम स्थल का निर्माण होता है, ठीक है। डमरू घाटी, डमरू घाटी संगम स्थल का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो है क्या है, आप लोगों को इन सबको याद करने की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एक बनेगा ही बनेगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें हम पढ़े थे संगम स्थल के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है क्या है, हम इसके भौगोलिक दृष्टिकोण को देखें। तो भौगोलिक दृष्टिकोण में भैया जी इसमें क्या है, तो इसमें जो है क्या है कि अब सीधी जिला जो है चूँकि किस पठार में स्थित है, तो आप सीधे से आंसर कर दीजिएगा कि सर ये बघेलखंड के पठार में स्थित है। किस पठार में स्थित है? तो बघेलखंड के पठार में स्थित है। भाई साहब यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि साइड की मिट्टी जो है लाल पीली अधिकतर मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी है। और वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और जैसे ही आपको पता चला होगा कि इस बघेलखंड के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जिन जिन जिलों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती होगी तो उन जिलों में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। किन जिलों में? उन जिलों में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे कि साल हो गया, शीशम हो गया, है ना। दूसरी बात क्या है कि यदि आप लोगों को जैसे कि ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है क्या है, मध्य प्रदेश है, राइट। ये हमारा जो है क्या है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में हमने बोला था कि ये वाले अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, है ना। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में, है ना, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नर्मदा घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसकी क्लास यदि आपको देखना हो तो क्लास नंबर 1 आप इसको देख सकते हैं। मैंने अच्छा इसको जो है क्या है विस्तार से बताया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम कि अब देखते हैं कि फसल किस प्रकार की होती है। तो सीधी जिला में देखिए अर्धपर्ण लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है? तो धान, तिल, अरहर मुख्य रूप से जो है क्या है, अरहर सीधी जिला में बोई जाती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अरहर कहाँ किस जिले में बोई जाती है? तो सीधी जिले में। दूसरी बात, जनजाति कौन कौन सी हैं? तो कोल जनजाति, बैगा जनजाति और पनिका जनजाति जो है क्या है, यहाँ की मुख्य जाति हैं। कौन कौन सी? कोल, बैगा और पनिका जन। अच्छे सभी देखिए याद करिएगा, मैं अभी जब लिखवाऊंगा इसको रिवीजन के तौर पे तो आप वहाँ पे आंसर करिएगा, ठीक है। तो आपसे इसकी जो है स्मरण शक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा कि कितना आप याद कर पा रहे हैं, कितना आप याद नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दूसरी बात क्या है कि इस जनजाति में कोल, बैगा, पनिका और व्यंजन मतलब कि यहाँ का खान पान कैसा है। तो रीकम की सब्जी जो है क्या है, सीधी ज़िले में रीकम की सब्जी जो है बहुत फेमस है। क्या है? रीकम की सब्जी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद बात करें कि यहाँ का खनिज क्या है। तो यदि हम सीधी ज़िले में बात करें तो सीधी ज़िले का खनिज कोरंडम मुख्य रूप से पहला स्थान लगता है सीधी जिला में। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में कोरंडम किस जिले में पाया जाता है, तो याद रखिएगा सीधी जिले में पाया जाता है। एकमात्र जिला है जहाँ पास जो है क्या है, कोरंडम होता है। कोयले की बात करें तो कोयला जो है संजय डुबरी और बगदारा क्षेत्र कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हम इसके रिवीजन के तौर पे देखते हैं। तो रिवीजन पे देखते हैं कि भाई साहब हमने पढ़ा कि जो है सीधी जिला किस पठार में स्थित है।
तो हम बोल देंगे ये बघेल खंड के पठार में स्थित है। किस पठार में? बघेल खंड के पठार में स्थित है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि यहाँ जो है वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा हमने पढ़ा था 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और जब अधिक वर्षा होती है तो वन कैसे मिलेंगे? तो हमने पढ़ा था अर्धपर्णपाती वन। क्या मिलते हैं? अर्धपर्णपाती वन जो है क्या है? मिलते हैं, है ना। अर्धपर्णपाती वन मिलते हैं। और इन अर्धपर्णपाती वनों में साल और शीशम जो है क्या है? मुख्य रूप से पेड़ होते हैं, साल और शीशम के। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक फसल होती है, अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। और मिट्टी जो है क्या है? लाल पीली मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी है। और लाल पीली मिट्टी से ही हमने देखा था कि जब लाल पीली मिट्टी है तो फसल कैसी होगी? तो फसल मतलब किस किन प्रकार की फसल जो है क्या है? बोई जाएगी। तो फसल जो है धान, कौन कौन सी फसल बोई जाएंगी? धान, तिल, और हमने एक पढ़ा था सीधी जिला में मुख्य रूप से कौन सी फसल? अरहर। अरहर जो है क्या है? मुख्य रूप से बोई जाती है, क्या है? मुख्य फसल है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमने यहाँ पे मिट्टी पढ़ लिया, वर्षा पढ़ लिया, किस पठार में है, किस प्रकार के वन में है ना। तो हम एक चीज़ और बचता है कि यहाँ जनजाति किस कौन कौन सी है। तो जनजाति की बात करें तो देखिए इस साइड में जो है कोल प्रमुख रूप से जनजाति पाई जाती है। और कोल के अलावा यहाँ जो है क्या है? बैगा और बैगा जनजाति तो पाई ही जाती है। और क्या है? पनिका जनजाति पाई जाती है सीधी जिला में, राइट। तो सीधे जिले में जो है क्या है? पनिका जनजाति पाई जाती है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे जो है क्या है कि खनिज, है ना, कि जो है क्या है? खनिज कौन सा है? तो खनिज जो है सीधी जिला में कौन सा है? तो हमने पढ़ा था सर कोरंडम जो है पूरे मध्य प्रदेश में सीधी जिला में कोरंडम जो है पहले स्थान पर है। कौन से है? पहला स्थान पर कोरंडम है। दूसरा कोयला क्षेत्र जो है यहाँ दो जगह है, दो स्थान है कोयला क्षेत्र के लिए। एक डुबरी क्षेत्र प्रसिद्ध है जिसको हम संजय डुबरी भी बोलते हैं। और एक जो है क्या है? बगदरा क्षेत्र भी, बगदरा क्षेत्र भी जो है क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हम क्या बात करते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यानों में देखते हैं, देखिए आप यदि जिलेवार अध्ययन करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। मध्य प्रदेश MPPSC में एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, राइट। कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत है तो आप उसको कवर आसानी से कर लेंगे, हो सकता है मैं भी करवा दूँ, राइट। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो किन किन जिलों में? पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए संजय गांधी जो है यह सीधी और सिंगरौली जिलों में है, ठीक है। आपको और ऑप्शन दे सकता है कि सीधी के, जैसे कि सीधी ज़िले में उसके आसपास कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है। तो उनको ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि सीधी सिंगरौली एक ऑप्शन दे देगा, राइट। और एक ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा कि सीधी शहडोल, तीसरा ऑप्शन दे देगा सीधी रीवा, क्योंकि टच होता है भाई, सीधी सी बात है ना। तो आपको जो है क्या है? सीधी सिंगरौली आपको लगा के आना है। इसके बाद क्या है? इसके बाद बात करें उद्यान कौन सा है, तो देखिए नहीं सॉरी उसी की बात कर रहे हैं कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो 2008 में, याद रखिएगा कब किया गया था? 2008 में शामिल किया गया था। और इसमें जो है क्या है? देखिए पहले जो था, मतलब जब छत्तीसगढ़ हमारा लगा हुआ था, जब हमारा छत्तीसगढ़ लगा हुआ था तो पहले इसका क्षेत्र जो था 1938 किलोमीटर स्क्वायर था। कितना था? 1938 किलोमीटर स्क्वायर था। सोचिए इतना बड़ा था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है ना, तो 466 किलोमीटर स्क्वायर बचा क्षेत्र अभी वर्तमान क्षेत्र में, ठीक है। इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम जो है संजय डुबरी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो है अन्य नाम क्या है? तो कभी आ जाए कि संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, है ना।
तो ये क्या है, सीधी सिंगरौली में है। प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में। वर्तमान क्षेत्र 466। ठीक है। विभाजित वन क्षेत्र में संत घासी नेशनल पार्क है। मतलब कि जितना 1938 जो था ये क्षेत्रफल था पहले, तो वह जब अलग हो गया तो 466 हमको मिल गया, और जितना बचा था तो ये छत्तीसगढ़ में चला गया, और संत घासीदास नेशनल पार्क वही है। सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु जो है किस, ये बताओ किस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें? पता चलो पढ़ाते पढ़ाते राष्ट्रीय उद्यान ही भूल जाओ आप लोग, हैं? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा रहे हैं? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु जो है चीतल है। कौन सा है? चीतल है। पनखोरा वन क्षेत्र, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि पनखोरा वन क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो पनखोरा वन क्षेत्र जो है यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, और सफ़ेद बाघ मोहन की जन्मस्थली यहीं है। क्या है? सफ़ेद बाघ मोहन की जन्मस्थली। ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि सफ़ेद बाघ मोहन की जन्मस्थली किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो अब बोलेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है। और यदि वन क्षेत्र पूछ लेगा तो वन क्षेत्र हम बता देंगे पनखोरा वन क्षेत्र है। राइट। बगदरा अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य की बात करें तो ये भी सीधी जिला में स्थित है। कहाँ है? सीधी जिला में स्थित है। सोन घड़ियाल अभयारण्य की बात करें तो सीधी और शहडोल में, इसमें भी आपको ऑप्शन घुमा सकता है। सीधी शहडोल दे देगा, सीधी सिंगरौली दे देगा, सीधी सतना दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है। तो कहाँ है? तो सोन घड़ियाल अभयारण्य जो है यह सीधी शहडोल में है, लेकिन संजय गांधी सीधी और सिंगरौली में है। चंद्रेह शिव मंदिर, आजकल मंदिर जो है पता नहीं कहाँ से उठा के भाई साहब लोग पूछ रहे हैं, तो ऐसे उटपटांग मंदिर, बहुत उटपटांग नहीं बोलना चाहिए हालांकि, है ना, मतलब कि ऐसे मंदिर जो है छोटे छोटे मंदिर भी उठा के दे रहा है ना। तो चंद्रेह शिव मंदिर की बात करें तो कहाँ है चंद्रेह शिव मंदिर? तो चंद्रेह शिव मंदिर जो है यह, इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रेह शिव मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण गुरु प्रबोध शिव, जो कि चंदेल शासकों के गुरु थे, याद रखिएगा। कौन थे? चंदेल शासकों के गुरु थे। तो गुरु प्रबोध शिव ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए, है ना। और ये क्या था? चंदेल शासकों के गुरु थे, गुरु प्रबोध सिंह। तो देखिए नाम यहीं से पड़ा है, क्या है? चंदेल से पड़ा चंद्रेह शिव मंदिर, और इसका जो है क्या है? गुरु प्रबोध शिव, आधा नाम इनका शिव आ गया, चंदेल का चंद्रेह हो गया। चंद्रेह शिव मंदिर जो है क्या है? शुरू किए थे। यहाँ से आप ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। परसीली रिसोर्ट, परसीली रिसोर्ट की बात करें तो परसीली रिसोर्ट जो है यह बनाफ नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? बनाफ नदी के तट पर स्थित है। हरियाली प्लस रेतीले तट हेतु प्रसिद्ध है। क्या? हरियाली और रेतीले तट हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है। परसीली रिसोर्ट कहाँ है? तो सीधी जिला में है। किस नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर। तुर्रा जलप्रपात, क्या है? दूसरा है तुर्रा जलप्रपात, नाम ही बहुत बेहतरीन बढ़िया टाइप का, तुर्रा जलप्रपात। तो ये किस जिले में है? तो ये तुर्रा जो है ये सीधी जिले में है। कहाँ है? सीधी जिले में। देखिए हम इसका फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, मैं पूछता जाऊंगा आपसे, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइएगा। ठीक है। तो आइए पूछते हैं हम, है ना। तो हम पूछ रहे थे भैया कि जो है क्या है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राइट। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जल्दी से मेरे को बताइए कि किन जिलों में फैला हुआ है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है किन जिलों में है, जल्दी बताइएगा। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सीधी सिंगरौली जिलों में है। ठीक है। सीधी प्लस सिंगरौली ज़िले में है, राइट। सीधी प्लस सिंगरौली ज़िले में है। दूसरी बात क्या है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम जो है क्या, जल्दी बताइएगा। तो क्या है? संजय डुबरी नेशनल पार्क, राइट, बिल्कुल सत्य बोले हो आप। संजय डुबरी, संजय डुबरी जो है क्या है? संजय डुबरी नेशनल पार्क। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि इसको जो है क्या है, इसका प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, जल्दी से बताइएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है 2008 में सम्मिलित किया गया है संजय डुबरी
नेशनल पार्क को। वर्तमान में क्षेत्र कितना है, तो वन क्षेत्र जो है इसका टोटल क्षेत्र संजय डुबरी का, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का 466 किलोमीटर स्क्वायर है ना। लेकिन पहले कितना था, जल्दी बताइए, पहले ही बताया था कितना था पहले, 1938, और फिर वो कट के जो बचा हुआ क्षेत्र था संत घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हम पढ़े थे, अभी हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ओनली मध्य प्रदेश में जो है क्या है, कौन सा 466 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है, जल्दी बताइएगा, है ना। तो सर्वाधिक पशु संजय डुबरी में चीतल, कौन सा पाया जाता है, चीतल पशु जो है क्या है पाया जाता है ना। दूसरी बात कि पनखोरा वन क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान में है, क्या, पनखोरा, पनखोरा वन क्षेत्र, पनखोरा वन क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो संजय डुबरी जो है क्या है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में है। कौन से है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में पनखोरा वन क्षेत्र है। दूसरी बात कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ मोहन की जन्मस्थली है, तो सफ़ेद बाघ मोहन की जन्मस्थली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरा, अब बताइए बगदरा अभयारण्य किस जिले में है, बगदरा, बगदरा अभयारण्य जो है सीधी जिले में है। दूसरा, सोन घड़ियाल अभयारण्य किस जिले में है, क्या, सोन घड़ियाल अभयारण्य, सोन घड़ियाल अभयारण्य किस जिले में है, सीधी प्लस शहडोल। इसको ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा सकता है। सीधी शहडोल, सीधी संगरौली, सीधी सतना, सीधी रीवा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीधी शहडोल। ठीक है, किस जिले में, सीधी शहडोल। देखिए आप लोगों को मैं जो है क्या है इसका थोड़ा एक बार मैप दिखाई देता हूँ कि कहाँ है। देखिए मैप नहीं मिल रहा है अभी, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप जैसे कि ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो ये वाला एरिया जो है, ठीक है, तो ये एरिया जो है देखिए, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शहडोल है, ठीक है, यहाँ पे सीधी है ना, और यहाँ पे रीवा है, यहाँ पे सतना है। रुक जाइए एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे शहडोल, यहाँ पे सतना, यहाँ पे रीवा, यहाँ पे सीधी, यहाँ पे सिंगरौली। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे वाले है ना, सीधी एस से सीधी, एस से शहडोल, ये वाले क्षेत्र में जो है क्या है, सोन घड़ियाल अभयारण्य है। कौन सा, सोन घड़ियाल अभयारण्य, राइट। तो सोन घड़ियाल अभयारण्य जो है किस क्षेत्र में है, तो सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी शहडोल क्षेत्र में है। ठीक है, दूसरी बात हम एक मंदिर पढ़े थे, चंद्रेह शिव मंदिर। कौन सा, चंद्रेह शिव मंदिर, चंद्रेह शिव मंदिर। चंद्रेह हमने क्या पढ़ा था कि निर्माण किसने कराया था, उसका नाम क्या था, गुरु प्रबोध शिव। गुरु प्रबोध शिव जो था चंदेल शासकों के क्या गुरु थे, और चंदेल शासकों ने, है ना, तो ये हमने ट्रिक्स याद किया था। चंद्रेह से चंदेह शिव मंदिर कौन से है, सीधी जिले में है। दूसरी एक रिसोर्ट पढ़ा था हमने, कौन सा, एक रिसोर्ट पढ़ा था, नाम था परसीली रिसोर्ट। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि परसीली रिसोर्ट, क्या, परसीली रिसोर्ट जो है, परसीली रिसोर्ट जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो कौन सी नदी बहती है, बनाफ नदी। ठीक है, तो बनाफ नदी के तट पर स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है परसीली रिसोर्ट, हरियाली रेतीली तट हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद क्या है, तुर्रा जलप्रपात। तुर्रा क्या है, तुर्रा जलप्रपात। तुर्रा जलप्रपात की बात करें तो ये किस जिले में स्थित है, तो ये भी क्या है, जो है क्या है, सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रदेश में सर्वाधिक पशु पाया जाने वाला जिला कौन सा है, तो प्रदेश में क्या, याद रखिएगा, प्रदेश में सर्वाधिक, प्रदेश में सर्वाधिक पशु वाला जिला, प्रदेश का सर्वाधिक पशु वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, सीधी जिला है। सर्वाधिक पशु जो है क्या है, सीधी जिले में ही पाए जाते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो सीधी जिला है, तो सीधी जिला में ऐसे कौन से प्रसिद्ध
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आइए पढ़ते हैं। व्यक्तित्व की बात करें तो कवि बाण भट्ट जो है, ये इनका जन्म जो है सीधी जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? कवि बाण भट्ट जी का जन्म जो है, इनका जन्म सीधी जिले में हुआ था। दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। और साधना स्थली शहडोल में। देखिए इनका जन्म जो है, इनका जन्म बाण भट्ट जी का जन्म सीधी जिला में भले ही हुआ हो, लेकिन ये जो साधना स्थली जो इनकी रही है वह शहडोल जिला रही है, शहडोल जिला के देवलोध में। और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि बीरबल जो है, बीरबल का जन्म भी कहाँ माना जाता है? तो बीरबल का जन्म जो है, इनका जन्म भी सीधी के घोघरा में माना जाता है। और इनका मूल नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था। ठीक है, वो तो बीरबल जो है क्या है, अकबर ने उसकी चातुर्यता के कारण बीरबल नाम रख दिया था। ठीक है, तो इनका मूल नाम जो है क्या है, महेश दास है। इसके बाद क्या आता है कि चंडी देवी का मेला जो है किस जिले में लगता है? तो चंडी देवी के मेला की बात करें तो चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आते हैं मध्य प्रदेश के, और उनका नाम है अर्जुन सिंह। क्या नाम है उनका? अर्जुन सिंह। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जन्म जो है चुरहट के सीधी में हुआ था। इनका जन्म जो है चुरहट के सीधी में हुआ था। और इनका उपनाम जो है अर्जुन सिंह का दाऊ है। इनको जो है क्या है, दाऊ के उपनाम से बुलाते हैं। और मध्य प्रदेश राजनीति का कृष्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश राजनीति का कृष्ण किसे कहा जाता है? तो अर्जुन सिंह को जो है क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति का कृष्ण कहा जाता है। दूसरी बात क्या है कि इन जो है मध्य प्रदेश में कुल 3 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कितना? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो अर्जुन सिंह जो है कुल 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे कम 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के सबसे कम 1 दिन के लिए सीएम रहे हैं। और इनका कार्य का मतलब कि जब 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो ये सन कौन सा? तो उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा था 1985 में। ठीक है, और ये पंजाब के राज्यपाल भी रहे, तो है ना, गुरुमुखी लिपि में शपथ ली थी। देखिए तो एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व ऐसे हैं जो कि पंजाब के राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाला प्लस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे? 2-4 ठो नाम दे देंगे जिनमें अर्जुन सिंह भी ऐड रहेंगे। और ये नहीं समझिएगा कि बाहर के नाम देंगे, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ही नाम दिया जाएगा, है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्लस पंजाब के राज्यपाल के भी जो है क्या रहे हैं, वो अर्जुन सिंह थे। 3 प्रमुख घटनाएं हुई हैं अर्जुन सिंह जी के समय। कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं तो देख लेते हैं। पहली घटना थी कि मलखान सिंह का आत्मसमर्पण हुआ था, जो कि चंबल के बागी थे। ठीक है, तो मलखान सिंह का आत्मसमर्पण जो है क्या है, हुआ था इनके समय 1982 में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, फरवरी 1983 में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था, है ना। बहमई उत्तर प्रदेश में 20 ठाकुरों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कितने? 20 ठाकुरों को। ठीक है, तो फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था किनके समय? इन्हीं के समय। और मलखान सिंह भी जो है क्या है, इन्हीं के समय। ठीक है, तीसरा और पढ़ लेते हैं फिर इसका रिवीजन करेंगे। नहीं, पूरा पढ़ लेते हैं फिर इकट्ठा रिवीजन करेंगे। इसके बाद क्या है ना, एक है चुरहट लॉटरी कांड हुआ था। एक कौन सा घटना हुई थी इनके समय, अर्जुन सिंह के समय? चुरहट लॉटरी कांड हुआ था। चुरहट लॉटरी कांड में क्या हुआ था कि आरोप था कि कैलाश जोशी जी ने आरोप लगाया था। किसने आरोप लगाया था? कैलाश जोशी जी ने आरोप लगाया था। किसके खिलाफ? अर्जुन सिंह के खिलाफ। क्या लगाया था कि विकलांगों की सहायता के नाम पर लॉटरी का ब्लैक मनी रखा गया है। ऐसा कौन कहा था? कैलाश जोशी जी ने आरोप लगाया था। परिणाम क्या हुआ कि अर्जुन सिंह जो है क्या है, कोर्ट से बरी हो गए, अर्थात यह झूठा आरोप लगाया गया था। ठीक है, चुरहट लॉटरी कांड। एक कांड हुआ था भाई साहब भयंकर वाला,
भोपाल गैस त्रासदी इनके समय हुई थी। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी के समय क्या हुआ था? 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर 1984 में जो है क्या है, यह कांड हुआ था। मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अभियान बचाव चलाया था ऑपरेशन फेथ। राज्यपाल उस समय क्या कौन थे? KM चंडी। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय राज्यपाल कौन थे? तो KM चंडी थे। दूसरी बात क्या था कि ऑपरेशन फेथ निम्नलिखित में से किस हेतु चलाया गया? तो ऑपरेशन फेथ भोपाल गैस त्रासदी। दूसरी बात क्या है? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पास हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अपनी इच्छा जो है, पसंद या नापसंद को कमेंट में ज़रूर करके बताएं, ताकि मैं और बेहतर प्रयास कर सकूं और अपने आप में और सुधार ला सकूं। धन्यवाद।